जापान, सिंगापुर, चाइना ने पिछले 50 सालों में इंसानों के इतिहास में हुए सबसे रिमार्केबल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किया है। We observe an incredible rebalancing of the Chinese economy at a faster pace than anyone else. You are looking at the development of Singapore 40 years ahead of time. Japan, a country often seen as a land of innovation, from bullet trains. लेकिन इसी समय इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया के ज़्यादातर देशों ने एक पूरी तरह से डिफरेंट स्ट्रेटजी को फॉलो किया और इस ग्रोथ लेवल को मैच नहीं कर पाए। India is not producing enough high quality jobs. बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं और कहीं जॉब नहीं मिलती है। Pakistan, around a quarter of the country was living below the national poverty line. वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ी, Its GDP per capita itself. सरकार के पास ज़्यादा रेवेन्यू आया, गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट किया। वो स्कूल जो सिर्फ ग्रेड्स बना रहे वो वर्ल्ड क्लास इंजीनियर, साइंटिस्ट प्रोड्यूस करने लगे। वहाँ की सड़कें चमचमाने लगी। ज़्यादातर लोग इकोनॉमिक चेंज का रीज़न वहाँ के कल्चर, ज्योग्राफिकल लोकेशन, वहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम, इन सारी बातों को क्रेडिट देते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी रीज़न अपने आप में कंप्लीट नहीं है। ये एक बड़े से स्टोरी का पार्ट है जिसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था वहाँ के लोगों की लाइफ में और दुनिया में इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। इसका जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा आज से लगभग 400 साल पहले। उस समय जापान के रूलर ने अपने बॉर्डर्स को पूरी तरह से क्लोज कर दिया। उनके देश से अगर यूरोपियंस के साथ ट्रेड करता हुआ पाया जाता है उसको तुरंत फांसी की सज़ा दी जाती थी। जापान के लोगों ने दुनिया में हो रहे कॉलोनाइजेशन का और ब्रिटिश के ट्रेड का क्या इफ़ेक्ट हो रहा था, लूटपाट करना, गुलाम बनाना, तो इतनी स्ट्रिक्ट फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा इंटरफेयर ना करते हुए उन्होंने इस देश को पूरी तरीके से उसी हाल पर छोड़ दिया जैसा था। लेकिन एग्जैक्टली 200 साल बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नया वर्ल्ड पावर बनकर दुनिया के सामने आया। ये समय ऐसा था जब वेलिंग इंडस्ट्री, वेल्स की किलिंग, ऑयल्स के लिए, शिपिंग इंजन्स के लिए, मोम, कैंडल्स बनाने के लिए, तो उस समय वेल्स कुल मिला के एक इंडस्ट्री बन चुके थे। जापान की लोकेशन पैसिफिक ओशन के पास होने के कारण तो अमेरिका को जापान की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि इसके लोकेशंस की वजह से और इतनी फॉरेन कंट्री से ट्रेड अलाउ नहीं था। तो जो भी फॉरेनर्स वहाँ के ट्रेडिंग पोर्ट्स पर या काफ़ी एक हार्ड ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता, जानवर के तरीके से व्यवहार होता था। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये लोग इंसान थे, कि फॉरेनर्स लोगों के लिए चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हमने इनसे ट्रेड करना शुरू कर दिया कल ये रीजनल लोकल अफेयर में इंटरफेयर करेंगे और इनके हिसाब से कंडीशंस ना होने पर ये हमें अपनी कॉलोनी बनाएंगे, हमारे रिसोर्सों को एक्सप्लॉइट करेंगे, हमारे कल्चर को, सोसाइटी को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। तो इन सारे बातों के डर से उनके मन में पूरी तरह से एक इनके खिलाफ नफरत भरी जा चुकी। इसलिए आप देखिए कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों का यूरोपियन पावर्स की तरफ उनका बिहेवियर खतरनाक था। लेकिन अमेरिका ने 1853 में गन बोट डिप्लोमेसी यानी बंदूक की नोक पर रखकर जापान से ट्रीटी ऑफ कानागावा को साइन करवाया, जहां पर उसने अब जापान को फोर्सफुली अपने बॉर्डर्स को ओपन करने के लिए कहा। जो भी अमेरिकन सेलर्स, समुद्री यात्री जो भी यहाँ पर रिफ्यूल करने के लिए या ठहरने के लिए रुकेंगे उनके शिप्स को अलाउ किया जाए। जो भी शिप्स टूटे हैं, जापान करना तो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज बहुत पीछे थे वो। जब उन्होंने अपने देश, अपने बॉर्डर्स को क्लोज़ किया तो उन्होंने दुनिया की सुपीरियर टेक्नोलॉजी से पीछे होते गए। ऐसा नहीं था कि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। अमेरिका एक नया वर्ल्ड पावर बना था जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन से निकले हुए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, ये सब कुछ थे।
लेकिन जापान ने डर से अपने बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया। तो वो सामुराई की टेक्निक्स जो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, गन्स उनके मामले में बिल्कुल नई थी, तो जापान ने यहाँ रेसिस्ट नहीं किया क्योंकि उसका हारना लगभग फिक्स था। तो जापान ने यहाँ पर रेसिस्ट नहीं किया, उसने साइन किया। लेकिन दोनों के बीच ट्रीटी ऑफ कानागावा को साइन किया गया और जापान धीरे धीरे अपने बॉर्डर्स को ओपन करता गया। बाद में जापान, सिंगापुर, चाइना, साउथ कोरिया एक पैटर्न है यहाँ के लोगों का अपने आप को डेवलप करने का पैटर्न कैसे है। जो भी वर्ल्ड की टॉप टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं इस समय, उनको पहले देखिए, सीख सकते हैं तो सीखिए, नहीं तो कॉपी कर सकते हैं और अपने लोकल ट्रेडिशन और पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीखिए और उसको मिक्स कीजिए और फिर कंप्लीट करिए ग्लोबल लेवल पर। जो दुनिया में सबसे शानदार बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको सीखिए, अपने लोकल कल्चर और पॉपुलेशन के हिसाब से उसको मिक्स करते हैं और फिर ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करते हैं। इस स्ट्रेटजी और टेक्निक को फॉलो करके ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं।